स्टूडेंट वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग। इस चैप्टर में छोटी छोटी दो कहानियां हैं, जिसमें से पहली कहानी का नाम है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, अर्थात कई बार मुझे कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है। आइए इस कहानी का सारांश समझते हैं और चैप्टर का अध्ययन करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1। तुम इस काम को क्यों करते हो, मैं साहब से पूछती हूँ, जिसे मैं हर रोज सुबह अपने पड़ोस में कूड़ा कचरा वाले ढेरों में सोने की खोज करते हुए देखती हूँ। साहब ने बहुत पहले ही अपना घर छोड़ दिया था। ढाका के हरे भरे खेतों में बना उनका घर कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है। वहाँ बहुत से तूफान आए थे जो उनके खेतों और घरों को बहा ले गई। उसकी माँ उसे ऐसा बताती है, इस कारण से भी वहाँ से चले आए थे, इस बड़े शहर में सोने की खोज करने, जहाँ वह अब रहता है। मेरे पास अब कुछ करने के लिए नहीं है। वह दूसरी तरफ देखते हुए बोला, स्कूल जाया करो। उसे फुसलाते हुए मैं कहती हूँ, तुरंत बाहर, महसूस करते हुए कि यह परामर्श कितना खोखला लगता होगा। मेरे पड़ोस में वहाँ कोई स्कूल नहीं है। जब भी लोग कोई स्कूल बना देंगे तो मैं चला जाऊंगा तब। लेखिका ने कहा, यदि मैं एक स्कूल खोल दूं तो क्या तुम आओगे? मैं आधा मजाक में पूछती हूँ। हाँ, वह कहता है। चौड़ी मुस्कान भरते हुए कुछ दिनों के बाद मैं उसे अपनी तरफ दौड़ कर आते हुए देखती हूँ। क्या आपका स्कूल तैयार है? लेखिका कहती है कि मैं शर्माते हुए कहती हूँ, स्कूल बनाने में ज्यादा समय लगता है। ऐसा वादा किए जाने के कारण जिसका कोई अर्थ नहीं था। लेकिन मेरे वादे के जैसे वादे इस निराशापूर्ण संसार में हर कोने में भरे रहते हैं। उसे जानने के कुछ महीनों के बाद मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ। वह बताता है, साहब ए आलम, उसे यह मालूम नहीं है कि इसका अर्थ क्या है। यदि उसे इसका अर्थ मालूम होता, संसार का स्वामी, तो उसे इसका विश्वास करने में बहुत समय लग जाता। इस बात से अनभिज्ञ कि उसके नाम का अर्थ निकलता है, वह अपने मित्रों को मान नंगे पांव वाले लड़कों की एक टोली के साथ गलियों में घूमता रहता है, जो सुबह पक्षियों के समान प्रकट होते हैं और दोपहर को गायब हो जाते हैं। कुछ महीनों के बाद मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी हूँ। पैराग्राफ नंबर 2। तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हो, मैंने एक से पूछा। उसने कहा, मेरी माँ ने उन्हें अलमारी से नीचे नहीं उतारा था। उसने सहजता से उत्तर दिया। यदि वह उतार भी देती तो भी वह उसे फेंक देता। एक अन्य ने कहा, जो जूता पहना हुआ है, जो आपस में मेल नहीं खाते हैं। जब मैं इस पर कुछ पूछती हूँ तो वह अपने पैरों को थोड़ा हिलाता है, किंतु कुछ नहीं कहता। तीसरा लड़का कहता है, मुझे जूते चाहिए। जिसके पास अपने जीवन में जूते का जोड़ा नहीं रहा। देश में सभी जगह यात्रा करते हुए मैंने नंगे पांव वाले बच्चों को देखा है, शहरों में और गांव की सड़कों पर भी। ऐसा पैसों की कमी की वजह से नहीं था, बल्कि उन लोगों का नंगे पांव रहना एक परंपरा बन गया है। ऐसी बात बताई जाती है। मैं आश्चर्य से सोचती हूँ कि शायद यह स्थायी गरीबी की अवस्था को बातों में टालने का एक बहाना है। मुझे एक कहानी याद आती है जो उडुपी से आए एक व्यक्ति ने कई बार मुझे सुनाई थी। एक छोटे लड़के के समान वह एक पुराने मंदिर के पास से निकलकर स्कूल जाया करता था, जहां उसके पिता एक पुजारी थे। वह कुछ देर मंदिर पर रुकता और जूतों के एक जोड़े के लिए प्रार्थना करता। 30 वर्ष के बाद मैं उसके शहर को और मंदिर को देखने गई, जो अब एक भी रानी के वातावरण में डूबा हुआ था। पीछे वाले आंगन में, जहां नया पुजारी रहता था, वहां लाल और सफेद रंग वाली प्लास्टिक की कुर्सियां रखी हुई थी। भूरे रंग की वर्दी में एक छोटा लड़का, जिसने मोजे और जूते पहन रखे थे, वह हफ्ता हुआ आया और अपने स्कूल के बैग को एक फोल्डिंग बेड के ऊपर फेंक दिया। उस बच्चे की तरफ देखते हुए मुझे यह प्रार्थना याद आई, जो किसी अन्य लड़के ने देवी से की थी जब अंत में उसे जूतों का एक जोड़ा मिल गया था। मुझे इन्हें कभी नहीं खोने देना। देवी ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया था। पुजारी के पुत्र की भांति छोटे छोटे लड़के अब जूते पहनने लगे थे, लेकिन मेरे पड़ोस में कूड़े इकट्ठा करने वाले लड़के बिना जूतों के ही रह रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 3। नंगे पांव कबाड़ बीनने वाले लोगों के साथ मेरी जान पहचान मुझे सीमापुरी की तरफ ले जाती है, जो दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में स्थित एक जगह है, लेकिन फिर भी अलंकारिक रूप से मीलों दूर। यहाँ रहने वाले लोग प्रवासी बांग्लादेशी हैं, जो बहुत पहले 1971 में आए थे। साहब का परिवार उनमें से एक है। सीमापुरी तब एक उजाड़ जगह हुआ करता था, और अभी भी यह उजाड़ ही है, लेकिन अब यह खाली नहीं है। मिट्टी के बने ढांचे में, जिनकी छतें टीन और त्रिपाल की बनी है, जिनमें मल प्रवाह, नालियां या नल के पानी का कोई प्रबंध नहीं है। यहाँ 10,000 लोग कबाड़ बीनने वाले रहते हैं,
वे यहाँ बिना पहचान बनाए 30 वर्षों से रह रहे हैं, जिनके पास अनुमति पत्र नहीं है, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है, जिससे उनके नाम वोटर लिस्ट में आ गए हैं, जिससे वे अनाज खरीदने योग्य बन गए हैं। जीवित रहने के लिए पहचान होने की अपेक्षा भोजन होना जरूरी होता है, यदि दिन के अंत में हम अपने परिवार का पेट भर सके और बिना दर्द के सो सके, तो हम यहाँ पर रहना अच्छा समझेंगे, उन खेतों में रहने की बजाय जो हमें कोई आवास नहीं देते हैं। फटी पुरानी साड़ियाँ पहने हुए औरतों का एक समूह कहता है, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि वे लोग हरे भरे खेतों वाली अपनी सुंदर धरती और नदियों को छोड़कर यहाँ क्यों आए हैं। कहीं भी उन्हें भोजन मिल जाता है, वे लोग अपना तंबू लगा लेते हैं, जो उनका स्थायी निवास बन जाता है। जो बच्चे उम्र में बड़े होते हैं वे आजीविका कमाने में भागीदार बन जाते हैं, और फिर सीमापुरी में आजीविका कमाने का मतलब है कूड़ा बीनने का काम। कई वर्षों से चला आ रहा यह काम एक ललित कला का स्तर प्राप्त कर लिया है। कूड़ा करकट उन लोगों के लिए सोना है, यह उनकी रोज की रोटी है। उन लोगों के सिर पर एक छत है, चाहे वह टपकने वाली छत ही क्यों ना हो, किंतु एक बच्चे के लिए उससे भी ज्यादा है। कभी कभी मुझे 1 रुपया भी मिल जाता है, 10 का नोट भी, साहब कहता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। जब आपको पूरे के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिल जाता है, तो आप खुश हो जाते हैं और खोज करना बंद नहीं करते, क्योंकि वहां कुछ और पाने की उम्मीद बनी रहती है। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ उस अर्थ से अलग होता है जो उनके माता पिता के लिए होता है। बच्चों के लिए यह आश्चर्य में लिपटी हुई कोई चीज होती है, बड़ों के लिए यह उनके रोजी रोटी का साधन होता है। पैराग्राफ नंबर 4। सर्दी की एक सुबह मैंने साहिब को पड़ोस वाले क्लब के कटीली तार वाले दरवाजे के पास खड़े देखा, जहां वह सफेद वस्त्र पहने टेनिस खेलते हुए 2 युवाओं को देख रहा था। मुझे यह खेल पसंद है, उसने धीरे से कहा। कटीली तार के पीछे की तरफ खड़े होकर इसे देखने में संतुष्ट था। जब कोई भी आसपास नहीं होता है तो मैं अंदर चला जाता हूँ, वह स्वीकारते हुए कहता है। द्वारपाल मुझे झूले में झूले देता है। साहब भी टेनिस वाले जूते पहने हैं जो उसके फीके पड़े रंग वाली कमीज और निकर पर अजीब प्रतीत होते हैं। समझाने की अंदाज में उसने कहा, किसी ने मुझे यह सब दे दिया था। यह सच है कि यह जूते किसी अमीर लड़के के द्वारा त्यागे हुए हैं, क्योंकि उनमें से किसी एक में छेद हो गया था, लेकिन इससे उसे कोई परेशानी नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो नंगे पांव चलता हो, सुराख वाले जूते भी सच होने वाले सपने के समान होते हैं। किंतु वह खेल जो वह ध्यान से देख रहा था, उसकी पहुंचकर बाहर है। आज सुबह साहब दूध वाले बूथ के रास्ते पर जा रहा है। उसके हाथ में स्टील का एक कनस्तर है। मैं अब इस सड़क पर कुछ आगे जाकर एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। वह दूर इशारे करते हुए कहता है। मुझे 800 रुपये और पूरा खाना मिलता है। क्या उसे यह काम पसंद है, मैं पूछती हूँ। मैं देखती हूँ कि उसका चेहरा वही चिंता रहित वाला भाव खो बैठा है। स्टील का कनस्तर और उस प्लास्टिक बैग से भारी प्रतीत होता है, जिससे वह अपने कंधे के ऊपर इतनी आसानी से उठा लेता था। बैग उसका अपना था, कनस्तर उस आदमी का है जो चाय दुकान का मालिक है। साहब आप खुद अपना मालिक नहीं रहा। यहाँ पर इस चैप्टर की दूसरी कहानी शुरू हो रही है। इस दूसरी कहानी का नाम है मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। पैराग्राफ नंबर 5। मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश स्वयं अपना मालिक होने का आग्रह करता है। मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, वह घोषणा करता है। क्या तुम कारों के बारे में जानते हो? मैंने उससे पूछा। वह सीधा मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैं एक कार चलाना सीख लूंगा। उसका सपना उसके शहर फिरोजाबाद की गलियों की धूल के बीच एक मृग तृष्णा के समान धुंधला सा दिखाई देता है जो अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने के काम में लगा हुआ है। यह भारत के शीशा ढालने के उद्योग का केंद्र है, जहां ऐसा प्रतीत होता है। परिवारों ने भट्टियों के इर्द गिर्द काम करते हुए, शीशे के जोड़ लगाते हुए, देश की सभी औरतों के लिए चूड़ियां बनाते हुए अनेक पीढ़ियां बिता दी हैं। मुकेश का परिवार उनमें से एक है। उनमें से कोई नहीं जानता कि उसके जैसे बच्चों के लिए ऊंचे तापमान वाली शीशे की भट्टियों में, हवा और प्रकाश रहित गंदी कोठरियों में काम करना गैर कानूनी है। और यदि कानून लागू कर दिया जाए तो यह उससे और उन सभी 20,000 बच्चों को उन गर्म भर्तियों से बाहर निकलवा सकता था, जहां वे दिन वाले घंटों के दौरान घोर परिश्रम करते हैं और ज्यादातर अपनी आंखों की चमक खो देते हैं।
मुकेश की आंखें चमक उठती हैं जब वह मुझे अपने घर ले जाने के लिए अपनी इच्छा से कहता है, जिसे वह गर्व से कहता है कि दोबारा बनाया जा रहा है। हम दुर्गंध वाली गलियों से जा रहे हैं, जो कूड़ा करकट से भरी पड़ी थी, ऐसे घरों के पास से जो टूटकर गिर रही दीवारों के कारण छत पर ही रह गए थे, जहां दरवाजे ढीले पड़ गए थे, कोई खिड़कियां नहीं थी, जहां मनुष्य परिवारों के झुंड भरे हुए थे, और जहां पुराने समय के समान जानवर उनके साथ रह रहे थे। वह इसी तरह की एक मकान के दरवाजे के पास रुक जाता है। वह अपने पैर से एक ढीले से लोहे के दरवाजे को खटखटाता है और धक्का देकर इसे खोल देता है। हम एक आधी बनी झोपड़ी के अंदर जाते हैं। इसकी एक भाग में, जिस पर सूखी घास का एक छत पर बना हुआ था, वहां लकड़ी जलाने वाला एक चूल्हा है, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्तन अत्यधिक गर्म पालक से भरा पड़ा है। जमीन के ऊपर बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम की प्लेटों में कटी हुई और भी सब्जियां पड़ी हुई हैं। एक कमजोर सी दिखने वाली युवती पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही है। धुएं से भरी आंखों में से वह मुस्कुरा देती है। वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है, आयु में ज्यादा बड़ी न होते हुए भी। वह परिवार में एक बहू के रूप में, घर की पुत्र वधू के रूप में सम्मान पाने लगी है, और वह 3 आदमियों को पहले ही संभालने लगी है, अपने पति कोमा मुकेश और उनके पिता को। जब उम्र में बड़ा व्यक्ति प्रवेश करता है तो वह धीरे से टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है और अपना घूंघट अपने चेहरे के और नजदीक ले आती है। जैसे कि रिवाज की मांग है, पुत्र वधू को पुरुष बुजुर्गों के सामने अपने चेहरे पर घूंघट जरूर डालना होता है। इस स्थिति में बुजुर्ग एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है। लंबे बरसों की कठिन परिश्रम के बाद भी, पहले एक दर्जी के रूप में फिर एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में, वह इस मकान को नया रूप देने में असफल रहा है और अपने दोनों लड़कों को स्कूल भेजने में भी असफल रहा है। वह जो केवल कर पाया है, वह है उन्हें वह सिखाना जिसे वह जानता है, और वह है चूड़ियां बनाने की कला। पैराग्राफ नंबर 6। यह उसका कर्म है, उसका भाग्य है, मुकेश की दादी कहती है, जिसने शीशे की चूड़ियां पॉलिश करने से आने वाली धूल से अपने ही पति को अंधा होते हुए देखा है। क्या ईश्वर द्वारा प्रदत्त वंश परंपरा को कभी तोड़ा जा सकता है? वह अर्थ के रूप में बताती है, चूड़ियां बनाने वाली जाति में पैदा होने के कारण उन्होंने चूड़ियों के अलावा और कुछ नहीं देखा है। घर के अंदर, आंगन में, हर एक के घर के अंदर, हर एक के आंगन में, फिरोजाबाद की हर गली के अंदर, चूड़ियों के शकील छल्ले चमकीले सुनहरी धानी रंग में, हल्के नीले, गुलाबी, बैंगनी, इंद्रधनुषी रंगों से पैदा होने वाले प्रत्येक रंग के ढेरों के ढेर अस्त व्यस्त आंगन में पड़े होते हैं। 4 पहियों वाले हाथ ठेलों के ऊपर ढेर लगे पड़े होते हैं, जिन्हें झोपड़ियों वाली बस्ती की तंग गलियों में युवा पुरुष धकेल कर ले जाते हैं। और अंधेरी झोपड़ियों में तेल से जलने वाली टिमटिमाती हुई दीपकों की ज्वाला वाली पंक्तियों के बगल में लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ बैठे होते हैं, रंगीन शीशे के टुकड़ों को चूड़ियों के छल्ले के रूप में जोड़ लगाते दिखते हैं। उनकी आंखें बाहर वाले प्रकाश की अपेक्षा अंधेरे की अधिक अभ्यस्त हो चुकी होती है। यही कारण है कि वे युवा होने से पहले ही प्रायः अपनी आंखों की रोशनी को देते हैं। सविता एक फीकी रंग की गुलाबी पोशाक पहनी हुई है, एक वृद्ध व्यक्ति के साथ बैठी है, शीशे के टुकड़ों को जोड़ती है। उसके हाथ जब एक मशीन की चिमटी की भांति यंत्र बस चल रहे होते हैं, तो मैं सोचने लग जाती हूँ कि क्या उसे उन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में पता है, जिन्हें बनाने में वह मदद कर रही है। यह एक भारतीय औरत के सुहाग का प्रतीक है, विवाह में शुभ मंगल होने का प्रतीक है। यह बात उसे एक दिन अचानक समझ में आ जाएगी, जब उसके सिर को एक लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा, उसके हाथों को मेहंदी से रंग दिया जाएगा और लाल चूड़ियां उसकी कलाइयों में चढ़ा दी जाएंगी। तब वह एक दुल्हन बन जाएगी, उसके पास बैठी बूढ़ी औरत की भांति, जो अनेक वर्ष पहले ऐसे ही बनी थी। उसकी कलाई पर अब भी चूड़ियां हैं, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है। यह वक्त भी पेट भर खाना नहीं खाया, वह ऐसी आवाज में कहती है जिसमें से खुशी पूरी तरह से निकाल ली गई हो। उसने अपने जीवन में एक बार भी पेट भर भोजन का आनंद नहीं लिया है। यही फल है जो उसे प्राप्त हुआ है। उसका पति, जो एक लंबी बड़ी दाढ़ी वाला वृद्ध आदमी है, कहता है, मैं चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं जानता हूँ। केवल एक काम जो मैंने किया है वह यह कि परिवार के रहने के लिए एक मकान बना दिया है। पैराग्राफ नंबर 7। उसकी बात को सुनकर कोई भी हैरान होगा कि उसने ऐसा क्या प्राप्त कर लिया है जिसे प्राप्त करने में कई लोग अपने जीवन में असफल रहे हैं। वह अपने सिर के ऊपर एक छत रखता है,
चूड़ियों को बनाने का धंधा बनाए रखने के अलावा कुछ और करने के लिए पैसे न होने का रोना। खाने को पर्याप्त होने पर रोना हर घर में सुनाई देता है। युवा लोग अपने बुजुर्ग वाले दुख को ही दोहराते हैं। ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ लगभग कुछ नहीं बदला है। दिमाग को शून्य कर देने वाली वर्षों की कठोर मेहनत ने सभी परिश्रम को तथा स्वप्न लेने की योग्यता को समाप्त कर दिया है। आप लोग स्वयं को एक सहकारी समिति में संगठित क्यों नहीं कर लेते? मैं युवा दलों से पूछती हूँ, जो ऐसे दलालों के बुरे जाल में फंस गए हैं, जिन्होंने उनके बाप दादाओं को अपने चंगुल में फंसा लिया था। वे कहते हैं, यद्यपि हम संगठित भी हो जाएं, तो हमें पुलिस घेर लेगी, पीटेगी और गैरकानूनी काम करने के जुर्म में जेल में बंद कर देगी। उनके बीच कोई नेता नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो उन्हें चीजों को भिन्न ढंग से देखने में मदद कर सके। उनके बाप दादा उतने ही थक गए हैं जितने वे थक गए हैं। वे अनंत रूप से एक सर्पिल चक्र में पड़े बातें करते रहते हैं जो गरीबी, उदासीनता, लालच और अन्याय के मध्य घूमता रहता है। उसकी बात सुनते हुए मुझे दो अलग अलग संसार दिखाई देता है। एक संसार ऐसे परिवार का जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है, जाति कलंक के नीचे दबा हुआ है, जिसमें उसका जन्म हुआ है। और दूसरा साहूकारों, दलालों, पुलिस वालों, कानून लागू करने वालों, नौकरशाहों और राजनीतिज्ञों का कुचक्र। उन सभी ने मिलकर बच्चों पर ऐसा बोझ लाद दिया है जिसे वह उतार कर नीचे नहीं रख सकता। इससे पहले कि उसे इसका आभास हो सके, वह इसे उतने ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है जितना अपने पिता को कुछ भी अलग करने का अर्थ होगा। साहस दिखाना और साहस दिखाना उसकी परवरिश का हिस्सा नहीं होता है। जब मुझे मुकेश में इसकी एक झलक दिखाई देती है तो मुझे अति प्रसन्नता होती है। मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, वह दोबारा कहता है। वह एक गराज में जाएगा और वहां सीखेगा, लेकिन गराज उसके घर से बहुत दूर है। मैं पैदल चलकर जाऊंगा, वह जोर देकर कहता है। क्या तुम एक हवाई जहाज चलाने का भी सपना रखते हो? वह अचानक चुप हो जाता है। वह जमीन की तरफ एकटक देखते हुए कहता है, नहीं। उसकी छो बड़बड़ाहट में वहां एक घबराहट भरी हुई है जिसने अभी खेत का रूप नहीं लिया है। वह कारों का सपना लेने में ही संतुष्ट है जिसे वह शहर की गलियों में तेजी से आते हुए देखता है। फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत कम हवाई जहाज उड़कर निकलते हैं।